नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी सुमन सिंह और हाजिर हूं आप ही का प्रोग्राम लेके स्टाइल शोकेस में। कैसे हैं आप दोस्तों? पेन एक ऐसी चीज है, समटाइम सडनली होनी शुरू हो जाती है, समटाइम किसी के घुटनों में, समटाइम वर्किंग लेडीज ऑलवेज दे आर कंप्लेनिंग कि हाँ मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, हेडेक है। देयर इज सो मेनी कॉजेज होते हैं कि हमें पेन क्यों हो रही है, और सम टाइम हमें पता ही नहीं होता। टायर्ड फील करते हैं और फील करते हैं कि हमारी बॉडी एक पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चली जाती है, लाइक धीरे धीरे, लाइक हम ऐसा फील करना शुरू कर देते हैं कि दैट्स ए रेगुलर बेसिस ये हमें पेन जो है हमें हमारी सेहत को खराब कर रही है। तो पेन के लिए आज हमने सोचा कि क्योंकि ये हर एक की ही प्रॉब्लम है, चाहे वो कितना हेल्दी क्यों ना हो, चाहे वो वीक क्यों ना हो, रेगुलर बेसिस रेगुलर बन लाइक ह्यूमन बीइंग्स हो, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को कभी ना कभी होती भी है, और कई लोगों को रेगुलर होती है। तो हमारे जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सोनम कपूर जी, जो कि हमें नेचुरल वे से बताते हैं कि इन चीजों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे क्योर हो सकती है घर में बैठे ही अपनी डाइट के अकॉर्डिंग अपनी पेन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए पहले मिलते हैं डॉक्टर सोनम जी के साथ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सुमन जी, प्यार भरी नमस्कार मेरे सभी व्यूअर्स को जो अभी इस टाइम देख रहे हैं। हेल्दी नमस्कार ये भी बोलूंगी। या वही चाहिए। हेल्दी नमस्कार। जी आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? बस ठीक है, थैंक यू सुमन जी, मुझे इनवाइट करने का, ये प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपका धन्यवाद। आपका स्वागत है। इतनी अच्छी आप बातें बताते हो, इतनी टिप्स देते हो, लाइक कहते हैं ना कि दुनिया में 100 नियामतों की एक नियामत है जिसके पास हेल्दी बॉडी है। हेल्दी जी बॉडी, अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त है तो इससे बड़ी दुनिया में कोई और चीज ही नहीं है, और ये कहीं नहीं, से हम खरीद नहीं सकते। तो जी अगर ये चीजें आप इतनी अच्छी तरह से हमें बताते हो कि हेल्दी हमने कैसे रहना है, तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जी। इसके लिए हम आपका थैंक यू करना चाहते हैं, हमारे थैंक यू, व्यूअर्स आपका थैंक यू करना चाहते हैं। तो थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज हम चाह रहे हैं कि आप बताइए कि नॉर्मल ये पेन के क्या कॉजेज होते हैं। जी किसी के किसी पार्ट, बॉडी के पार्ट में होती है, किसी के कहीं होती है, कई लोगों को ऐसे महसूस होता है कि मेरी सारी बॉडी में ही पेन है। तो पहले जी हम ये जानना चाहेंगे कि ये पेन कैसी है और क्यों जी। होती है, और इससे हम छुटकारा कैसे डाल सकते हैं। हाँ सुमन जी, बहुत सिंपल है। इसमें हम सबसे पहले, मैं तो अपने व्यूवर्स को यही बोलूंगी कि सबसे पहले सेल्फ एनालाइज करें। क्या करें? वो देखें कि आपके नेल्स में ब्रूटल्स तो नहीं है, नेल कट तो नहीं गए, नेल्स के बीच में धारियां तो नहीं है। अगर उनको ऐसा महसूस होता है कि नेल हमारे पिंक नहीं है और नेल के बीच में धारियां हैं, या नेल ब्रूटल्स है, उबड़ खाबड़ है, स्मूथ नहीं है, तो वहां कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी महसूस की जाती है। तो अब इसका मतलब है कि कभी लोग, अब क्योंकि खाना ऐसा खाते हैं कि वो कैल्शियम की भरपाई जो डे बाय डे होती है वो नहीं हो पाती। कहीं तो अभी जैसे कई जगह तो ऐसा होता है कि सनराइज भी नहीं होता है, या कहीं होता है तो काफी टाइम के बाद होता है, या लेडीज उस टाइम बिजी रहती है घर के काम में, वो सन बाथ नहीं ले पाती है, सन के बीच रेज में नहीं बैठ पाते, किसी किसी के तो घर में भी नहीं आती। जी। तो ऐसा होता है कि विटामिन डी उसमें फ्री में मिलता है, और कैल्शियम जो होता है कमी होती है, तो लेडीज कभी कभी जेंट्स भी दूध नहीं पीते, तो दूध में प्रोटीन के साथ कैल्शियम भी होता है। तो कहीं ना कहीं अभी दूध भी छूटता जा रहा है लोगों का, लोगों ने दूध पीना भी छोड़ा, तो उससे पता चलता है कि आपके कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम की कमी होने से कभी कभी हड्डियों में भी दर्द होता है। उसका जो फंक्शन होता है स्केलेटन सिस्टम का, यानी कि हड्डियों का वर्क करने का जो तरीका होता है, जो वर्क करने की पावर होती है, वो डिजनरेशन में चली जाती है। इससे भी बॉडी में पेन रहता है। फिर कहीं ना कहीं
बात की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, यानी कि वायु की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो वायु कैसे बढ़ती है, उसमें कहीं ना कहीं वायु बढ़ने के भी बहुत सारे कारण होते हैं कि कभी इनडाइजेशन से वायु हो जाएगी, कभी कोई जैसे कि बॉडी के अंदर या तो कहीं छोटा सा इन्फेक्शन है तो उसके कारण से इनडाइजेशन हो जाएगा। आंतों में जो हमारी 22 फीट की लंबी आंतें होती हैं उसके अंदर खाना चिपक गया तो वायु बन जाएगी, कॉन्स्टिपेशन से वायु बन जाएगी। तो वो जो वायु होती है हमारी हड्डियों के बीच के अंदर जो स्नोविल फ्लूइड होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हड्डियों को बर्बाद करने में वो हेल्प करते हैं। तो स्नोविल फ्लूइड ड्राई हो जाता है। तो जब स्नोविल फ्लूइड ड्राई हो जाता है तो इधर से वायु भी बढ़ गई और इधर से आपकी स्नोविल फ्लूइड भी ड्राई हो गया। तो कहीं ना कहीं हड्डियों के अंदर प्रेशर पड़ जाता है, उसको हड्डियों के अंदर हड्डियां टकराने लगती हैं और वायु की मात्रा जब बढ़ती है तो वात रोग होता है, उसको बोलते हैं वात रोग हो जाता है। तो वात रोग से फिर बॉडी के अंदर वायु हर जगह बढ़ने लग जाती है तो उससे पेन होता है बॉडी में, ये भी एक कारण है। तो सबसे बड़ा कारण तो वायु का ही होता है। उसके बाद जब मैंने ब्रूटल नेल्स के बारे में बोला तो वो भी लोगों को अपने आप चेक कर लेना चाहिए कि हमारे जो नेल है हाथों के या पैरों के वो स्मूथ होने चाहिए, पिंक कलर के होने चाहिए, तो जिससे कि उनको पता चले कि कैल्शियम की कमी। ऐसे चेक कराना, बार बार चेक कराना, क्योंकि आपके तो यहाँ पर बहुत अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है डॉक्टरों की, 15-15 20-20 दिन लग जाते हैं। तो सेल्फ एनालाइज कर ले कि देखो नेल सही है तो आप देखें कि नेल हमारे स्मूथ है तो इसलिए हमारे स्मूथ नेल है तो कहीं ना कहीं हमें कैल्शियम की कमी है तो दूध की मात्रा को बढ़ा दें अपने अंदर, दूध पिए, पनीर खाएं, दही ले, छाछ पिए। लेकिन ये देख लें कि हमें अस्थमा या ब्रोंकाइटिस तो नहीं है, हमें हेडेक तो नहीं है, तो वो हमारी वायु की प्रकृति को थोड़ा सा बैलेंस कर देता है। और उसके साथ साथ हमारी अर्थराइटिस जो हड्डियों का इनबैलेंस हो जाता है, ऑस्टोक्लास्ट एक फंक्शन है वो भी इनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि जब स्नोविल फ्लूइड जो है ड्राई हो जाता है, ये एक उम्र बढ़ने के बाद भी होता है, आफ्टर 30 ज्यादातर लेडीज को हो जाता है आफ्टर 30। तो बस उसमें कैल्शियम का ध्यान रखें, इनडाइजेशन का ध्यान रखें ताकि हमारे अंदर वात की प्रॉब्लम ना बढ़े और हमारे अंदर जो है कुछ भी चेक करने की जरूरत है। अभी डायग्नोस सिस्टम भी खुद ही चेक करिए आप अपना, नेल के थ्रू आप अपना कैल्शियम चेक करें, टंग के थ्रू देखें, लाल है टंग तो देखिए कि हमारे B12 की कमी है, या लाल है तो हमारी पित्त बढ़ गई है, एसिडिटी हो रही है तो पित्त बढ़ गई है। तो उसको शांत करने के लिए थोड़ा सा आप जैसे ठंडा दूध ले लीजिए, थोड़े से आप ऐसे उसमें आप अपने सैलेड में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल को ऐड करें पित्त बढ़ने से, क्योंकि उसको शांत करने के लिए देसी घी को यूज करें। और अगर वायु बढ़ी है तो आप थोड़ा से तेल को कोकोनट तेल को आप इस्तेमाल करें, यूज करें अपने डेली बेसिस पे, या 2 दिन के बाद एक बार, या डेली में पहले अगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो डेली बेसिस पे ले ले, नहीं तो 2 दिन के बाद, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद। ऐसे करते करते सुमन जी ये पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो ये जो आप कोकोनट की बात कर रहे हो ये मील में लेना है? जी, ये सैलेड में आप सैलरी की तरह डाल सकते हैं। उसमें क्या करें, कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लीजिए, उसमें आपकी अगर आप उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालें। अब जिसकी प्रकृति पित्त वाली है तो वो देसी घी का इस्तेमाल करें अपने सब्जियों में, तो वो कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मत ले। तो जैसे आपने पित्त वाली है तो इसमें थोड़ा सा आप एग्जांपल दीजिए कि पित्त वाली, हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि पित्त वाली बॉडी कैसी होती है। अभी पित्त वाली क्या होती है, जलन होती शरीर में, खट्टे डकार आते हैं, एसिडिटी बनती है, ऊपर आता है खाना, तो गर्मी वाली पर जी गर्म ही समझ लीजिए। उसमें फिर हम क्या करते हैं, देसी घी का इस्तेमाल थोड़ा करवाते हैं, और जैसे कि लाइट खाना, जिससे कि हल्का खाना खाए जिससे कि डाइजेस्ट हो जाए। और यहाँ वायु की प्रकृति है जिसकी नेचर है बॉडी की, तो उसमें हम तेल का इस्तेमाल करवाते हैं। यानी कि जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है वो ऑलिव ऑयल यूज करें, और ऑलिव ऑयल यूज करें, या हार्ट फील करते हैं, जिनको पता, क्योंकि हर एक को पता ही होता है कि मेरी, कई लोग कहते हैं कि मेरी बॉडी बाय वाली है, मेरी बॉडी गर्म है, मेरी, तो हर एक को ये पता होना चाहिए कि हाँ अगर जलन होती है, आप फील हार्ट करते हो तो देन आप देसी घी यूज कीजिए।
ठीक है ना? जी और जो जिनकी बॉडी में आपको लगता है कि गैस की प्रॉब्लम होती है, कहीं न कहीं आपको लगता है कि एरी काइंड ऑफ, तो जी उनको आपने बोला है कि ऑलिव ऑयल लेना है, बट ये दोनों चीज़ें हमने रॉ लेनी, ना जी कि ऑलिव ऑयल को गरम करके खाना है या कोकोनट को गरम करके खाना है। मेल्ट कर सकते हैं आप थोड़ा-सा, वो तो ऐसे ही हो जाता है, अगर आप थोड़ा-सा हीट के पास रख दीजिए, राइट? जी जी। वो ऐसा होता है सुमन जी कि अब जैसे किसी की वायु प्रकृति है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उसको दर्द हो रहा है बॉडी में, बहुत दर्द हो रहा है, तो उसमें 4-5 चीजें बताते हैं। एक तो पैरों की तली में आप तेल लगाएं, कोकोनट ऑयल मसाज करें, और दूसरा मुंह में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके 15 मिनट तक उसको मुंह में रखें। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, चाहे कोकोनट ऑयल को आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करना है, या उसको गोल गोल मुंह में घुमाए 15 मिनट तक रखे, 10 to 15 मिनट, तो वो तेल एकदम जो है ना गर्म हो जाएगा, फिर उसको आप स्पिट कर दीजिए, थूक दीजिए। तो इससे वायु की प्रकृति के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। वाओ! तीसरा तीसरा थोड़ा सा सरसों का तेल, उसको उंगली में लगाएं और नाक के अंदर गोल गोल घुमा दीजिए। ऑलिव मतलब उसको ऑयली कर दीजिए, नॉस्ट्रिल को, दोनों नॉस्ट्रिल को नाक के अंदर घुमा दीजिए। फोर्थ, आप अपने हेयर को जो है मसाज कीजिए, कोकोनट ऑयल से मसाज कीजिए। ऑयल, जैसे कि हमारे अंदर जब वात की प्रकृति बढ़ जाती है तो हमारे अंदर ड्राइनेस तभी आती है। जब अंदर अंदर ड्राइनेस होती है तो वात की प्रकृति बढ़ती है, तो ड्राइनेस को हमें खत्म करना, तो मसाज पे जाया जाता है, बॉडी मसाज करते हैं, जिसको हम नेचुरोपैथ में जाते हैं, अगर उसकी प्राकृतिक देख के तो ही ऑयल को चूज करते हैं और उसको मसाज क्रिया करवाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, तो कई मैंने बहुत सुना है, लोग कहते हैं कि मेरी बॉडी में जैसे होता है ना कि हम जॉइंट जैसे होते हैं, वॉक करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्रिक क्रिक की आवाजें आती हैं, ये भी ये इसी की वजह से होता है? इसी की वजह से होता है। तो ड्राइनेस होती है। वायु, जी, वायु जब बढ़ जाती है तो ड्राइनेस आ जाएगी ना। आप कपड़े सुखाएंगे तो कपड़े कैसे हो जाएंगे, सूख जाएंगे धूप उसमें, वायु से, हवा से, चाहे धूप हाँ, हो ना हो। तो फिर वो नॉइज करते ही हैं। वो हड्डी से हड्डी, क्योंकि स्नोवियल फ्लूइड होता है, ग्रीस जिसको बोलते हैं, तो वो ग्रीस जो है जब ड्राई हो जाता है, कार्टिलेज जब घिस जाते हैं, एक दूसरे से टच करने लगते हैं। अब जैसे कि दो हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज होता है जिसमें ऑयल होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो ऑयल मिलते ले लीजिए, उसी को साइंटिफिकली उसको स्नोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो वो जब ड्राई हो जाता है वायु से या एज बढ़ने के कारण बॉडी के अंदर गर्मी आ जाती है, या बॉडी के अंदर इतने मतलब हड्डियों का इम्बैलेंस होने लगता है। वैसे ये एज फैक्टर भी बताएंगे एक तरह से कि ये बढ़ती एज में ज्यादातर कम हो जाता है, लेकिन जो लोग अपनी एक एक अंग की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं, पैदल चलते हैं, तो उनका नहीं, ड्राई नहीं होता। लेकिन अगर वो खटास पे आ जाए, खट्टी चीजें खाएं, अचार खाएं या कड़ी खाएं, तो ये हड्डियों के लिए सही नहीं होती। उससे खटास से हमारे स्नोवियल फ्लूइड पे बहुत बुरा असर पड़ता है एक बढ़ती एज ये में, डॉक्टर गर्म साहब, चीज। आपने कढ़ी की बात की, मुझे भी नहीं पता था। हमारे पंजाबी लोग क्या, सभी लोग ये कढ़ी के बहुत शौकीन हैं। तो किसी जी को नहीं पता, ये आपने उस दिन मुझे बताया, क्योंकि जी हर कोई यही कहता है कि दही है, इसमें बेसन है और इट्स अ हेल्दी सब्जी। सब्जी नहीं कह जी सकते, इट्स अ हेल्दी मील भी हम ले सकते हैं, जो भी आप कहते। बट जी। आपने जैसे बताया कि कढ़ी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, दैट्स एक नई नहीं, बात। कड़ी जो है, कड़ी में हमारे कड़ी, आप एक चीज मैं बताती हूँ, कड़ी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितनी चीजें सब अच्छी हैं, लेकिन अगर कोई किसी को कफ की प्रकृति है, वो अगर कड़ी खाता तो उसको कुछ नुकसान नहीं देती। जी। अगर किसी को वायु की प्रकृति है, पित्त की क्योंकि कड़ी गर्म होती है, देखो आप देखो पंजाब में कड़ी सर्दियों में खाते हैं लोग ज्यादा, कड़ी चावल, जी। तो दोनों बाई की चीजें हो गई। और वो रात को नहीं खाई जाती, अगर खानी भी है तो दोपहर को खाएं, हम्म। वो भी
वो भी जिनके स्नोविल फ्लूइड ड्राई हो चुके, आप देखिएगा जिनको आर्थराइटिस, अगर वो कड़ी खा ले तो घुटने जुड़ जाएंगे। छाछ पी ले तो उनको हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होने लगे। ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रेमेटाइटिस आर्थराइटिस जिसको, तो ये इसमें अगर वो कड़ी खाते हैं या इसमें छाछ पीते हैं, क्योंकि वो खट्टा, जब दही को हम अग्नि पे चढ़ाते हैं तो खटास का रूप लेता है, विरुद्ध आहार है जी, विरुद्ध आहार है। आप अगर हिमाचल साइड जाएं तो वहां पर बड़ी बड़ी जो वो क्यूक्यूम्बर होते, बड़े बड़े क्यूक्यूम्बर, तो बड़े बड़े क्यूक्यूम्बर को क्या करते हैं, उसका गुद्दा निकाल के, सारा पानी निकाल के उसकी बड़ियां बनाते हैं और वो पानी की कड़ी बनाते, तो वो खराब नहीं करती। तो डॉक्टर साहब अभी हम एक ब्रेक ले लें, तो ब्रेक के बाद दोस्तों हम फिर बात करेंगे इसी टॉपिक पर। बट अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब से कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा स्क्रीन के ऊपर भी आप नंबर देख सकते हैं, 718-324-1300 पर। तो हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बॉडी में पेन कौन सी वजह से होती है, कैसे खाने खाने चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं नेचुरोपैथी के माहिर डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कड़ी इज नॉट गुड, और उसके बाद आपने बताया गुड उनके लिए नहीं है जिनको अर्थराइटिस है, जिनको बात की समस्या है, जिनको वायु की समस्या है, गुड उनके लिए नहीं है, क्योंकि ड्राई करती है। ये खटास जो होती है, खट्टी चीजें जो होती हैं, वो आर्थराइटिस वालों के ठीक नहीं। क्योंकि आप देखिए किसी को आर्थराइटिस है, अगर वो कड़ी खा लेगा ना, उसको पेन तो होगा, लेकिन वो कहेगा कि शायद मेरे को आर्थराइटिस है इससे हो गया, तो वो पेन किलर खा लेता है। तो धीरे धीरे ये मेरे भी पास ऐसे पेशेंट आए, धीरे धीरे ये सिलसिला चलता जाता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ये हम सब चीजें खा रहे हैं इसके कारण। तो हम ये नहीं कहते कि आप कड़ी मत खाओ, पहले आप अपनी समस्या को दूर कर लीजिए, उसके बाद जो है आप खा सकते हैं। लेकिन जो मैं बार बार बोलती हूँ, 15 से 18 बीमारियां कुछ ऐसी हैं जो कि एज बढ़ने के कारण आती ही आती है, जिसको बुढ़ापा बोलते हैं। तो वो ना आए करके तो अपने खाने पीने को वानप्रस्थ के टाइम में चेंज करना चाहिए। यानी कि जो इंसान एक टीन एज में समोसे खा सकता है, पिज्जा बर्गर को डाइजेस्ट कर सकता है, जो भी जंक फूड को डाइजेस्ट करता है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है उसको उसका पता चलता जाता है कि ये मुझे चीजें खराब कर रही हैं, एक एज के बाद उसको छोड़नी ही पड़ती है। तो उतना ही खाएं जितना आप भरी जवानी में या बड़े बुढ़ापे में भी खा सके। बिल्कुल, या क्योंकि कई चीजें डॉक्टर साहब ऐसी होती हैं कि हर फैमिली में एक आध चीज फेवरेट होती है, जो कि मेरे ख्याल से एवरी अदर डे बनती है, या कई लोगों को आदत है कि एवरी डे उस चीज का जरूर इस्तेमाल करना, चाहे वो नाश्ते में हो, लंच में हो या डिनर में हो। तो ये चीजें लाइक रेगुलर बेसिस अगर हम करते हैं तो वो भी हमें नुकसान देती है। नुकसान दे चीजों को चेंज कर मल्टीविटामिन खाएं, ये आटे खाएं, मतलब जैसे आज ये खा लिया तो ये खाएं, हैवी चीजें रात को खा के ना सोएं, खाना खाने के बाद आधा घंटा के करीब चलें, नाइट में आप लंच थोड़ा सा हैवी लें, क्योंकि लंच के टाइम के बाद आपका चलना फिरना रहता है। डे टाइम में ब्रेकफास्ट आप अच्छा खाएं, क्योंकि दिन भर की आपको कैलोरीज चाहिए होती है। तो ये जो हमारे 3 चीजों को, बात पित्त कफ को अगर कंट्रोल कर लेता है, पित्त और वायु कंट्रोल हो जाते हैं, तो कफ ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों इनबैलेंस होने के कारण ही हमारी बॉडी में पेन का कारण भी बनते हैं, और हमारा आर्थराइटिस है या कैल्शियम की कमी है या ये एक चेन होती है। तो इसमें आप दूध की मात्रा को भी रखें, बीच में दूध भी पिए, कभी कभी पनीर भी खाएं, कभी कभी टोफू भी खाएं, कभी कभी आप गुड प्रोटीन लें, जैसे कि आप उसमें दालें हैं, आप सोयाबीन है,
तो ये चीजें लें। तो वो डॉक्टर साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि जिन लोगों को आर्थराइटिस होता है तो वो कहते हैं कि दालें हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमें नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे पेन और ज्यादा बढ़ती है। जैसे आपने ये भी कहा कि खटास वाली चीजें इट्स नॉट गुड, तो खटास वाली चीजों में आप कौन कौन सी चीज कहना चाहते हैं? जैसे कि आपने वो नींबू का तो बोला ही है कि नींबू या फिर लस्सी ये अच्छी नहीं है, और कौन सी चीजें हम इनमें गिनते हैं? जैसे पिकल भी आपने कहा कि ये चार चाहे वो नींबू का है चाहे मैंगो का है, तो वो भी खट्टा ही होता है, वो भी अवॉइड करना चाहिए। और क्या? हम सबसे आयुर्वेदा में सबसे ज्यादा अगर अच्छा अचार मानते हैं, बुरा अचार मानते हैं, सॉरी, वो पिकल का मानते हैं, ठीक है। और सब जी मैंगो का और नींबू का अच्छा मानते हैं, नींबू का अचार अच्छा मानते हैं, हरी मिर्च का अचार अच्छा मानते हैं, आंवले का खटास जो कसाला जिसको बोलते हैं अल्कलाइन, वो आंवले का जूस ही हम देते हैं आर्थराइटिस में, वो अच्छा होता है। एलोवेरा का जूस बहुत ज्यादा हम ऐड करते हैं आर्थराइटिस में, या हड्डियों की बीमारी के लिए, या वायु को कम करता है शरीर में से एलोवेरा का जूस। तो हम ये कड़ी जो है, इसलिए मैं रात को तो बिल्कुल ही मना करती हूँ, डे टाइम में कहती हूँ कि डे अगर लेनी है तो आप मोली दही की कड़ी बनाएं। और छाछ भी जो मीठी हो, मीठी में चीनी डाल के छाछ नहीं होनी चाहिए, मोली छाछ हो जो कि मिठास वाली हो, वो थोड़ी देते हैं ताकि धूप में बैठ के कोई पीता है तो चलो आर्थराइटिस वाले पी ले, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। खट्टी छाछ और खट्टी दही हम मना करते हैं आर्थराइटिस में। यानी कहने का मतलब कि जो दही ताजा, क्योंकि कई लोगों को आदत होती है कि दही को कितने कितने दिन तक रखते हैं तो देन उसकी कड़ी बनाते हैं, तो दैट इज नॉट गुड। वो गलत। और जो अगर हम रात को दही जमाएं या सुबह जमाकर उसकी कड़ी बनाते हैं, दही खट्टा ना हो, तो इट्स नॉट बैड। ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा, बट बैड नहीं होगा उसका असर जैसे आर्थराइटिस वाले लोगों को। जी सुमन जी, मैं दही, आपने बोला रात को जमाए तो सुबह बनाए, मैं 2 घंटे में दही कैसे जमती है ये भी बताती हूँ मैं आपको। आप दूध को गर्म कीजिए, और इतना गर्म भी नहीं, मीडियम गर्म कीजिए, और दही थोड़ी अच्छी खासी लीजिए और उसको फेंटिए 2 बर्तनों में, मिक्स कीजिए ताकि उसमें झाग आ जाए, और उसको ऐसी जगह पे रख दीजिए, चाहे आप बंद ओवन में रख दीजिए, और या आप किसी ऐसे कंटेनर में रख दीजिए जिसमें आटा रखते हैं, तो आप देखिएगा 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर दही जम जाएगी। तो वो एकदम घर के दूध की मीठी दही होती है, वो ले सकते हैं, उससे कड़ी बना सकते हैं। कड़ी तो मैं फिर भी आप जितना भी बोले मैं कड़ी मुझे नहीं पता है कि बहुत से लोगों की ये फेवरेट डिश होती है। आर्थराइटिस वालों के लिए नहीं बोलूंगी, लिकोरिया, इवन कि हम लिकोरिया वालों को भी नहीं बोलते हैं, लिकोरिया जिनको होता है सफेद पानी जो नीचे लेडीज को आता है, हम उनको भी नहीं बोलते हैं लिकोरिया में नहीं। कड़ी तो खट्टी, क्योंकि इसके केमिकल देखो, अग्नि के ऊपर जब दही आ जाती है तो उसका जो खटास पकड़ ही लेती है अग्नि, गर्म करते हैं तो आप देखिए दही को पानी डाल के उसमें खटास आ ही जाती है। अगर हाँ थोड़ी सी दही, मोली दही ले रहे अर्थराइटिस वाले तो कोई बात नहीं, उसमें राई का छोंक दे दे, हल्दी डाल के ले ले तो वो ठीक है। ताजी दही राई और हल्दी डाल करके ले लेंगे, काली मिर्च डाल के ले लेंगे, तो वो आर्थराइटिस वालों के लिए खराब नहीं करती, वो अच्छी है। हींग डाल सकते हैं जी, तड़का लगा सकते हैं उसमें दही का। लेकिन दही की को अग्नि पर रख के उसकी कड़ी बनाएंगे तो वो आर्थराइटिस वालों को हमने, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं चाहूंगी कि किसी की भी हड्डियां खराब हो, क्योंकि उसमें एलोपैथी वाले तो बोल देते सुमन जी की स्नोवेल फूल ड्राई हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा, आप इंजेक्शन लगवाइए। लेकिन हमारे आयुर्वेदा नेचुरोपैथ में हम इंजेक्शन नहीं लगाने देते, हम कहते हैं कि नहीं आप खाने पीने का ध्यान रखें। ये जो खाना पीना है ना सुमन जी, ये ही कैप्सूल और टैबलेट और दवाइयां हैं और सिरप है हमारा, बिल्कुल, जो हम पेशेंट को देते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी हम ले लेते हैं एक ब्रेक, तो ब्रेक के बाद दोस्तों इसी टॉपिक पर फिर हम बात करेंगे। अभी गए अभी आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ।
जिसमें हमने आज का विषय चुना है पेन। बॉडी में कहीं भी पेन हो और उसके कारण क्या हो सकते हैं और उससे कैसे नेचुरल वे से छुटकारा पाएं। जी डॉक्टर साहब। जी, तो सुमन जी मैं फिर से आपकी फेवरेट चीज कड़ी पर आती हूँ। तो वो कड़ी जो है, कड़ी में यही बोलूंगी कि आफ्टर 40 जो है वो बहुत ध्यान से खाए। आर्थराइटिस को इनवाइट मत कीजिए। थोड़ा लुब्रिकेट खाना खाएं, घी यूज करें, अपने खाने में हेल्दी ऑयल को यूज करें। और अब दर्दें तो इसी से होती है, बात से, पित्त सिर पे चढ़ जाए तो पित्त के कारण सिर दर्द हो जाता है, माइग्रेन जिसको बोलते हैं, या टेंशन से भी हो जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ने से भी हो जाता है, बॉडी पेन हो जाता है। जरा सा स्ट्रेस होगा किसी किसी को तो इतना बॉडी पेन होने लगेगा, पूरी आर्टरीज वेन्स खिंच जाएगी, हेड की नसें खिंच जाएगी, जैसे फट जाएगा। तो ये कारण होते हैं पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होने के। तो बहुत इजी है सुमन जी, मैं कहती हूँ बहुत इजी है। किसी भी, मेरी भी, मुझ जैसे डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। अगर अपने आप को ये समझ ले हर इंसान कि हमारा बात पित्त कफ करे, उनको जरा सा एसिडिटी हो तो वो एसिडिटी वाले खाने को कुछ दिन के लिए अवॉइड कर दें। वायु हो रही है, ऊपर से वब्स आ रहे हैं, तो देख लें कि अब हमारी हालत खराब होने वाली है। तो हमारे वायु प्रकृति वाले जो खाने हैं, जैसे कैबेज है या जो हैवी खाने हैं, राजसी खाने हैं, ये उसको हम थोड़ा कम कर दे। जो पाचन क्रिया हमारी ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करें। एलोवेरा का जूस तो हर एक इंसान को पीना चाहिए, बात पित्त कफ तीनों वाले हैं तो पी ले। ये जो कफ वाले हैं वो नहीं भी पीते तो चलता है, लेकिन गर्म पानी में कफ वाले भी पी सकते हैं। एलोवेरा तो बहुत ही अच्छी चीज है, ये अवॉइड ऑटोमेटिकली आने नहीं देगी आर्थराइटिस को। अगर आ गया है तो कितना लेना चाहिए एवरी डे में, कितनी उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए? ये सुमन जी, जैसे वेदर बहुत ज्यादा आपके यहाँ यूएस में तो अभी जैसे वेदर बिल्कुल चेंज हो रहा है, अभी ठंड की तरफ, सर्दी की तरफ जा रहा है, तो जैसे स्नो पड़ती है तो उसमें हम इसकी मात्रा को कम कर देते हैं। कि अगर हमारे पेशेंट की, जैसे किसी पेशेंट की प्रकृति जो है ज्यादा वायु वाली है या ज्यादा पित्त वाली है, तो उसी के अनुसार से इसकी मात्रा को कम ज्यादा कर जाते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो सुमन जी 10 to 15 ml तो कोई भी ले सकता है। और मॉर्निंग में लेना चाहिए और एम्प्टी स्टोमक लेना चाहिए, ताकि उससे देखो आपको मैं ये एकदम 100% बताती हूँ कि जिसको वायु हो रही है, अभी गैस हो रही है, लेकिन दिन में 2 बार ले, ज्यादा। फिर इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि आप खाना खाने के आधे घंटे बाद ले। अगर दूध पीना है तो उसके साथ दूध नहीं हम देंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हम टॉपिक पे बात करेंगे सुमन जी, की रात को नहीं खाने चाहिए, और कौन सा किसके साथ जाता है। पथ्य इसको संस्कृत में बोलते हैं, कि मेल होता है, एक एंटी फूड होते हैं, एक सिमिलर फूड जिनको साथ में लिया जा सकता है। तो ऐसे पदार्थ भी कहीं ना कहीं बात पित्त कफ का कारण बनते हैं जी। तो हम 10 से 15 ml ले सकता है। अभी जैसे वायु वाले तो थोड़े गुनगुने पानी में ले, पित्त वाले है तो थोड़े हल्के नॉर्मल वाटर में ले, कफ वाले तो थोड़ा हल्का गर्म पानी में ले। बस लेना तीनों को ही है, तीनों को। और डॉक्टर साहब आपने मेंशन किया कि जैसे ओवर 40 अगर हो जाएं, नॉर्मली अब क्या कहते हैं कि सबके दिमाग में एक ही बात होती है कि घी मत खाओ, देसी घी, बटर, ये चीजें छोड़ दो। तो जैसे आपने कहा कि घी खाना चाहिए, तो एक अगर 40 प्लस है तो उस प्राणी को कितना घी लेना चाहिए एक दिन में? देखिए 40 प्लस है, अगर उसका वेट ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, वो ओबिस नहीं है, यानी कि ओबिसिटी से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, यानी कि हर टाइम खाते रहने की उसकी इच्छा नहीं होती है, वो जंक फूड नहीं, तो उसको 1 से 1.5-2 चम्मच के बीच में लेना चाहिए, चम्मच तक लेना ही चाहिए, जरूरी है सारे दिन में, सारे दिन में। तो नहीं, 2 चम्मच वो मैक्सिमम ले। अगर उससे भी ज्यादा लेता है, पतला इंसान है तो थोड़ा उसको क्वांटिटी को बढ़ा सकता है। अगर वो मोटा बहुत है तो उसको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल पे जाना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट और ऑलिव ऑयल पे जाना चाहिए। 1 चम्मच, वो भी सारे दिन में 1 चम्मच घी
देसी घी गाय का ले सकता है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को करते हैं, ठीक रखते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल इससे बढ़ता नहीं है, ये गलत बात है। सिर्फ इतना है सुमन जी, अगर हम खाते ही रहेंगे और अगर हम जंक भी खाएंगे और हम अपने टेस्ट के अनुसार भी खाएंगे, ऐसा नहीं है कि जो खाना हम बनाने के लिए बोलते हैं वो टेस्टी नहीं होता, वो मुझे लगता है वो ज्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल वैरायटीज होती हैं। जो मैं डाइट देती हूँ उसमें मल्टीपल सब्जियां होती है, मल्टीपल आटे होते हैं, मल्टीपल उसमें सैलेड की सैलरीज होती हैं, जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार होती है और डिजीज के अनुसार होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो खाना, ये खाना ज्यादा टेस्टी होता है। लेकिन जो बचपन से खाया होता है, जैसे अभी कड़ी की बात ले लीजिए, या राजमा चावल की बात ले लीजिए, या तंदूरी रोटी की बात लीजिए, या कोई बटर चिकन की बात लीजिए, तो वो अगर मोटा आदमी है तो बटर चिकन खाए तो और मोटा हो जाएगा ना, उसकी वायु की प्रकृति और बढ़ जाएगी। वो बैठा ही रह रहा है, खाया ही जा रहा है, बैठा ही है, और कुछ उसका कैलोरीज बर्न करने का कोई भी उसका माध्यम नहीं है उसकी बॉडी का, तो वो तो फिर उसको बीमारी के कागर पर लेके जाएगा ना। जी, तो डॉक्टर साहब और कौन कौन सी चीजें हैं जो नॉर्मली जिस को भी पेन की प्रॉब्लम होती है छोड़नी चाहिए? सबसे पहले तो मैं सुमन जी ये कहूंगी कि फ्राइड चीजें छोड़ देनी चाहिए। जी, अभी एयर फ्रायर आया, लेकिन वो भी तासीर वैसे ही देता है एयर फ्रायर से। या बट वो उसके तत्व जितनी वेजिटेबल्स के हैं वो मर जाते हैं इतनी हीट के साथ। जी, तो आप कभी जापान देखें, जापान में कुछ भी फ्राई चीज नहीं खाते वहां के लोग, कुछ भी नहीं खाते, उनका सारा स्टीम्ड होता है, सारा स्टीम्ड होता है सारा उनका। और वो वैसा उनके राइस भी स्टिकी राइस होता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट जो भी जितनी मात्रा में होती है वो उनको उतना वो लेते हैं। और डीप फ्राई बहुत कम खाते हैं, बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके जो हब्स होते हैं वहां के वेदर के अकॉर्डिंग हब्स वो चाय के हिसाब से पीते। जैसे हम तो चाय बोल देते हैं कि काली चाय है, जो हम पत्ती डालते, टी डालते हैं जी। अभी तो वहां की जो जो अगर वो टर्मरिक वाटर भी लेंगे उसको भी टी बोलते हैं। जी, जो वो कोई भी, जैसे हब्स की मैं चाय बनाने के लिए बोलती हूँ, जैसे उसमें हम किसी को बहुत ज्यादा हो गया है, सर्दी नजला जुकाम हो गया, काढ़ा बोलते हैं, तो काढ़े में भी हम ये सब चीजें, जैसे लौंग है, इलायची है, सिनेमन पाउडर है, पिंच ऑफ, और उसमें थोड़ा सा जैगरी डाल के, और अगर उसको ज्यादा है तो हम लेमन डाल के जिंजर डलवा के बनवाते हैं। तो वो अगर ले तो उसको पेन में भी रिलीफ होता है, उसको कहीं ना कहीं वायु की प्रकृति भी ठीक होती है, और उसको अच्छा भी फील होता है, और उसको चाय बोल देते हैं, जहाँ हम काढ़े बोलते हैं इन चीजों को, तो वो लोग चाय बोलते हैं। तो वो सारे दिन में वही सब 2-2, 3-3 घंटे में लेते हैं, इसलिए उनको कोई मतलब ऐसे कोई इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे और उधर अमेरिका में और हिंदुस्तान में लोग खाते ज्यादा है, तली चीजें भी खाते हैं, लेकिन वो ऐसी कोई चाय नहीं पीते, निकोटीन वाली चाय पीते हैं, जो कि पत्ती है, चीनी है, दूध है, सब मिक्स करके खूब उबाल के, तो वो चाय पीते हैं। तो वो पित्त को बढ़ाएगा, वो पित्त को बढ़ाएगा, तो पित्त बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, तो एसिडिटी बढ़ेगी फिर जेलोसिन लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, उसको लेके अंदर फिर लंबे टाइम तक पित्त बढ़ती है, तो अंदर जख्म कर देता है, वाउंड हो जाता है उसको, और जिसको अल्सर बोलते हैं जी। तो इन चीजों को अवॉइड करने से, इन चीजों को, वो चीजें खाएं ना, और लाइफ टाइम तक खाने के लिए प्रकृति को रखें अपनी बॉडी की, ताकि हम कभी थोड़ा बहुत खा भी ले तो हमें नुकसान ना करे। इसलिए रोज 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 वो चीजें नहीं खानी चाहिए, अवॉइड। भले ही जितनी मर्जी हमें टेस्टी लगती हो तो उनको अवॉइड करना, थोड़ी क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में ले, जिससे, और अगर बीमारी है तो अवॉइड कर दीजिए, जब वो ठीक हो जाए तो फिर थोड़ी ले सकते हैं, ताकि आप कभी भी अपने मन को ना मारे कि हाय भाई हम तो अब छोड़ चुके, दोबारा नहीं ले सकते। तो आप समटाइम ऐसे भी डॉक्टर साहब होता है कि जो चीज हमारी सेहत के लिए अच्छी है, अगर डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये खानी चाहिए, तो कई लोग ऐसे होते हैं उसको ही इतना खाते हैं कि वो भी सेहत के लिए हानिकारक होनी शुरू हो जाती है। जी जी जी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जरूरत से अति तो वैसे ही खराब होती है, तो उसको हम बैलेंस नहीं देते। इसीलिए मैंने बोला कि एलोवेरा लेना है
तो 10 to 15 ml आप अगर पित्त प्रकृति वाले हैं तो नॉर्मल वाटर में लीजिए, वायु प्रकृति वाले है तो थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर में लीजिए, और अगर कफ प्रकृति वाले हैं तो थोड़ा सा जैसे चाय से थोड़ा कम वाला होट हो, चाय से वो वाला वाटर में डाल के आप ले सकते हैं 10 to 15 ml। तो उससे काफी फायदा होगा, गैस में भी फायदा होगा, एसिडिटी में भी फायदा होगा और कॉन्स्टिपेशन में भी फायदा होगा। तो ये तीनों चीजों में, और उससे हमारी बॉडी के अंदर इतना रिलीफ आ जाएगा, दर्दों में भी रिलीफ आएगा, और आर्थराइटिस के लिए रामबाण है जी। तो डॉक्टर साहब अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद दोस्तों फिर इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ, जो कि नेचुरोपैथी में बहुत माहिर हैं। तो आज हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ में हमने आज का विषय चुना था बॉडी एक। बदन में दर्द क्यों होता है, कौन सी चीजें हमारे लिए अच्छी हैं खाने के लिए, कौन सी नहीं। तो डॉक्टर साहब अभी क्यों ना हम बात करें कि ऐसे कुछ आसन आप बताइए, एक्सरसाइज बताइए कि जिससे थोड़ी सी हम एक्टिव भी फील करें और राहत भी मिले पेन को। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आर्थराइटिस वालों को, आर्थराइटिस जिनको या तो कैल्शियम D3 का ये कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपने अपने नेल्स का कभी ध्यान नहीं दिया, या एक एज हो गई, सब कुछ बैलेंस है, लेकिन एज के अकॉर्डिंग यानी आफ्टर 40 या 35 के बाद लेडीज को मेनोपॉज के बाद तो हो जाता है, या यूट्रस रिमूव कर लेते तो भी हो जाता है। तो उसमें सिंपल सी चीजें हैं कि थोड़ी सी यौगिक क्रिया करें, अपने हाथों की एक्सरसाइज करें, हिलाएं, थोड़ा उंगलियों को ऐसे हिलाएं, और वायु इनके अंदर ना भरे करके पानी को, गर्म पानी पिए, दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी गर्म में पिए, और जो सुबह का पानी है वो जल्दी जल्दी पिए। और इसमें एक तो पवन मुक्त आसन होता है वो करें, लेकिन इतना याद रखें कि जिनकी बैक बोन स्लिप डिस्क है, या उनकी बैक में L4 L5 में या D1 D2 में या 3 में या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो आगे ना झुके। इस चीज का व्यूवर्स आप प्लीज ध्यान दें। मैं फिर से बोलती हूँ, क्या बोल रही हूँ कि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, यहाँ से आपके बैक नेक में पेन हो रहा है, तो आप उस चीज को आगे नेक को, या कंप्यूटर पे काम करें तो नेक को ना झुकाए आगे, आप पीछे जितना ले जा सकते हैं उतना लेके जाए। मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगी, क्योंकि ये हड्डियों की चीज है, तो वो पिलो ना ले, अपने नेक के पीछे हिस्से में जहां CS1 2 3 ये ऊपर की जो रीढ़ की हड्डी है, उसके नीचे आप एक कपड़ा गोल गोल या कोई एक बेडशीट या कोई वो क्या कहते हैं टॉवल वगैरह, वो यहाँ रख के आप सोइए, ताकि वहां का गैप जो है नेचुरल बना रहे और आपका खराब ना हो नेक के लिए। दूसरी बात, अगर L4 L5 में L3 में ये आपका स्लिप डिस्क का या गैप आ गया है, या हड्डी खिसक गई है, मन के जिसको बोलते हैं, हिंदी में बताऊंगी, वो खिसक गए हैं, तो आप कभी भी आगे मत झुके, ना आगे झुक के वेट उठाएं। जितना हो सके आप भुजंगासन कीजिए, पीछे की ओर जाए, हाथों को आप जमीन पर रखें, उल्टा लेट जाए और हाथों पे भार देकर के पीछे की ओर जाए। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा, आपके आगे से स्ट्रेचिंग होगी स्टोमक की, और आपके लीवर और किडनी की भी स्ट्रेचिंग होगी भुजंगासन में, और बैक जो है आपकी एकदम अच्छी बनी रहेगी, उसमें भी आपको फायदा होगा। लोअर बैक में पीछे जो पेन होता है उसमें भी फायदा होगा, और आगे झुकना मना है, लेकिन और उसमें कुछ हाथों के, उंगलियों के, एल्बो के, कंधों को जैसे कि गोल गोल घुमाया आपने, ऐसे घुमाया, जहां यहाँ पर भी वायु जमा हो जाती है, तो ऐसे उल्टा भी घुमाया, सीधा भी घुमाया, ये कीजिए। अगर नेक को पीछे आपके गैप है तो आगे ना करते हुए यहीं से आप पीछे लेके जाए, ये एक्सरसाइज कीजिए, ऊपर नीचे इसको 5 टाइम्स कीजिए, 5 टाइम्स आगे ये लेफ्ट देखें और फिर राइट देखें, ये कीजिए, और धीरे धीरे आप हाथों को ऐसे रखते हुए इस साइड लेके आए, जिससे कि ये स्ट्रेचिंग हो। तो यहाँ से जब मसाज होता है तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, और हमारी वायु जो अगर किसी के नेक में या सिर पे चढ़ रही है तो वो भी नहीं जाएगी, इससे बहुत ज्यादा असर होता है।
और कुछ ऐसे आसन है जैसे भुजंग आसन के 3 पोज होते हैं, कभी हम वो भी आसन भी बताएंगे। भुजंग आसन के तीनों पोज करें जिनके बैक में स्लीप डिस्क है या मन के घिसक घिस गए हैं या उनको गैप होने से नस में नमनेस है, तो ये आसन कीजिए। और योगिक क्रिया जो कि अभी रामदेव जी का जो योगी टेलीविजन में आता है वो योगिक क्रिया बताते हैं, वो आराम आराम से बैठ के करें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जब भी ये कोई भी करे, आसन करे या प्राणायाम करे, खाली पेट होना चाहिए या खाना खाने के 3 घंटे बाद करें। तो जो ये करता है उसकी हड्डियों का ज्यादा से ज्यादा जो डीजेनरेशन हो चुका था वो रिजनरेशन में आ जाएगा, यानी कि फिर से उसके सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे। नी की प्रॉब्लम है तो नी को हम फिजियोथेरेपी में भी बताते हैं कि एक आप टेनिस बॉल लीजिए और नी के नीचे रखें और उसको बंद करें, खोलें और उसको कार्टिलेज को ऊपर नीचे करें, उसको स्ट्रेच करें, नी को भी स्ट्रेच करें। क्योंकि पहले क्या था, अभी तो हर जगह टॉयलेट कमोड वाले हैं, पैन वाले नहीं है, तो नी की एक्सरसाइज नहीं होती। लिफ्ट में चलते हैं और बैंड नहीं हो पाते, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना, सोफे पे बैठना और कमोड पे बैठना और सीधा चलना, तो उसमें सबसे बेनिफिट होगा आप बैकवर्ड चलिए, पीछे की ओर चले। ये इतना अच्छा मैं आज अपने व्यूअर्स को बता रही हूँ सुमन जी कि आप आगे की ओर चलते हैं तो वो आपके ठीक है, लेकिन अगर नी में कहीं भी प्रॉब्लम है, आपके कार्टिलेज घिस गए हैं, आप स्नोविल फ्लूइड ड्राई हो गया है, आपको बहुत पेन हो रहा है, तो पीछे की ओर चलें। या नी ऐसा जुड़ गया, टाइट जो हो गया है, कार्टिलेज जाम हो गया है, तो आप बैकवर्ड चलें, पीछे की ओर चलें, पीछे देखते हुए पीछे की ओर चलें। ये आप करके देखें। तो इसमें तो जैसे एक ही बात मैं आपने बोलूंगी। डॉक्टर साहब बोला कि टेनिस बॉल, ठीक है, जी, वो जिनको प्रॉब्लम नहीं भी है वो भी ऐसी एक्सरसाइज करें विच इज कर सकते जी, कर यानी कि सकते वो हैं। फ्यूचर के लिए गुड है। इट्स नॉट कि जिनको गुड है, प्रॉब्लम है वही गुड कर सकते हैं, सभी लोग नहीं ऐसा कर सकते हैं अपनी कर नी की प्रॉब्लम को बचाने के लिए। बचाने के लिए। जी क्योंकि देखिए सुमन जी, एक ही चीज मैं बताती हूँ, अभी बहुत काम की चीज मैं बता रही हूँ। नी की एक्सरसाइज नहीं होती है। आप स्टेयर चढ़ेंगे तो आपको बैंड करना होगा नी को, जो कि स्टेयर्स का काम ही नहीं है वहां पर, ठीक है, यूएस में भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, ज्यादातर लोग लिफ्ट में ही चलते, बॉम्बे में भी। और दूसरी बात, नी सभी कमोड पे आप फ्लश आउट करते हैं, पैन नहीं है जो इंडियन स्टाइल होता था, वो नहीं है, तो नी कभी भी बैंड नहीं होता। तो तीसरी बात, चलते हैं आगे की ओर चलते हैं, हो गया। आप क्या करना है, नी की तो एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं होती, तो आप जहां तक हो सके स्टेयर चलें। नहीं चढ़ पाते हैं तो आप उल्टा तो चल ही सकते हैं, बैकवर्ड चल सकते हैं, तो बैकवर्ड चले। बैकवर्ड आप कम से कम 15, अगर ज्यादा तकलीफ है तो आधा घंटा चले, अगर थोड़ी तकलीफ है तो 15 से 20 मिनट चले, अगर बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है तो 5 से 10 मिनट चले। जी तो नी के कार्टिलेज हेल्दी बने रहेंगे, जी कभी भी स्नोविल फ्लूइड ड्राई नहीं होने वाला है। और एलोपैथी में तो आप इंजेक्शन लेते रहेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, तो उससे बेटर है कि आप केयर करें, तो आपको सर्जरी तक ना जाना पड़े, आप केयर करें, आपको पेन से बिल्कुल पेन तक भी नहीं पहुंचना पड़ेगा, और आपका यही से ही आप हेल्दी लाइफ की तरफ चलते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिनको एंकल्स में होती है प्रॉब्लम, एडियो में, जी उनका भी कोई है एक्सरसाइज उनके लिए भी? जी जी जी, एड़ी में दर्द होने के कारण होते हैं, जी या तो एड़ी की हड्डी बढ़ गई है, चुभती है हड्डी, या जी, या यूरिक एसिड, हो ओके ये 2 चीजें होती हैं। या वहां पानी भर जाता है एड़ी के अंदर, पल्प ऐसा ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है, वाटर जी रिटेंशन जिसको बोलते हैं। तो हम इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी किडनी का, लीवर का, सबका ध्यान रखें, प्राणायाम करें, योगा करें, आसन करें, अपने अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग करें। और ये भी नहीं कर सकते कि हम कौन सा करें कौन सा नहीं, इजी इजी करें, कोई तकलीफ नहीं तो इजी इजी करें, लेकिन वॉक तो करें, बैकवर्ड और फॉरवर्ड वॉकिंग करें, सुबह उठते ही अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। और ये वाटर रिटेंशन भी नहीं होगी, जो हड्डी बढ़ गई है धीरे धीरे एक्यूप्रेशर की चप्पल पहने,
सबसे पहले अगर ऐसा है तो नंगे पैर आप पत्थरों पर थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर देते हुए चलिए, ब्लड सर्कुलेशन होगा, वाटर रिटेंशन की कमी आ जाएगी, वाटर ऑटोमेटिकली वाटर निकल जाएगा और आपको नी में कहीं भी पेन नहीं होगा, इसमें सॉरी हील में, तो एंकल में भी नहीं जी। तो ये और एंकल के एक्सरसाइज है कि पैरों को भी आप बैठे बैठे ऊपर नीचे करें, गोल घुमाए क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पर पानी तो जमा होगा ही नहीं और स्नोविल फ्लूइड भी ड्राई नहीं होगा। इतनी अच्छी सुमन जी आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और मैं इतना अच्छा बता रही हूँ सच में कि मैं अब आत्मा से अपने आत्मा से चाहती हूँ कि जिनके जो भी ये सुन रहे हैं प्लीज अपनी केयर करें। और ये चीजें कभी कभी किताबों में नहीं लिखी होती हैं, मुझे भी ऑफर आई किताब लिखने के लिए लेकिन मैंने लिखी नहीं। तो मैं ये आपके जरिए आपके जस्ट टीवी के जरिए मैं बताना चाह रही हूँ कि जो भी मैं चीजें बोलती हूँ प्लीज उसको अच्छे से सुने और अपने जीवन में अपनी दिनचर्या में उसको शामिल करें ताकि उनके आने वाली एज जो है, हम रोक नहीं सकते एज को, बिल्कुल नहीं रोक सकते, लेकिन हम एज की बढ़ते हुए जो साइड इफेक्ट्स हैं जिनके हमारे अंदर नेगेटिव इफेक्ट पड़ते, नेगेटिव इफेक्ट का मतलब है हड्डियों का डिजनरेशन हो जाना, लीवर किडनी का वर्किंग पावर कम हो जाना, माइंड की मेमोरी पावर हमारी कम हो जाती है, भूलने की आदत पड़ जाती है और हमारा स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। हम ऐसे सोचने लगते हैं अब तो हम मर जाएंगे, बूढ़े हो गए। तो ये सारी चीजों से आप दूर हो जाएंगे जब आप प्राणायाम भी करेंगे, आप हेल्दी खाना भी खाएंगे, वॉक भी करेंगे। मैं नहीं कहती हूँ कि आप 1 घंटा करो या इतना करो। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक चीज जरूर ऐड करूंगी कि अगर किसी ने वेट लूज करना है तो वेट लूज किया, ठीक है, लेकिन अगर वेट लूज करने के बाद उसको अपनी बॉडी भी टोन अप करनी है तो उसके लिए फिर थोड़ा एक्स्ट्रा है योगा, आसना और हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट। तो डॉक्टर साहब अभी जी टाइम फिर हो गया है आपसे भी विदा लेने का। दोस्तों कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर आपको है अपनी बॉडी को ठीक करना, हेल्दी करना, तो ये मत सोचो कि कल से मैं करूंगा, परसों से मैं शुरू करूंगी, नेक्स्ट वीक करूंगी, नए साल आएगा तो तब करूंगी। उसके लिए कब का कब कभी नहीं आता, तब का तब कभी नहीं आता। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे हमने बोला कल करे सो आज, आज करे सो अब। अभी शुरू कीजिए। इतनी अच्छी तरह से डॉक्टर साहब हमें इतना कुछ बताती हैं। तो ये नहीं कि हम कहते कि सारी चीजें अभी से शुरू कर दीजिए, पर शुरुआत तो कीजिए। अगर आप शुरुआत करोगे धीरे धीरे, एक स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ियां चढ़ते हो। ये तो है ही नहीं कि पहली सीढ़ी से आप लास्ट वाली सीढ़ी पर छत पर पहुंच जाओगे। तो सीढ़ियां भी ऐसे ही चढ़ती हैं। तो इसी हिसाब से फूड में, एक्सरसाइज में, योगा में, मेडिटेशन में, प्राणायाम में आप स्टेप बाय स्टेप एंटर होंगे तो आपको जल्दी ही इसका अच्छा असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं फिर वही बात करूंगी कि इसके लिए आपको प्लीज मन बनाना पड़ेगा। आप मन बनाइए और हम तो ऐसी चीजें डॉक्टर साहब से और डॉक्टर्स हैं सबसे आपके साथ शेयर करेंगे ही। तो ये शेयर करना हमारा हम फर्ज समझते हैं और आप अपना फर्ज समझिए अपने आप की केयर करना। तो लेते हैं हम आपसे विदा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो दोस्तों नमस्कार। तब तक के लिए, जब हम मिलेंगे तब तक के लिए रब राखा।